नमस्कार। एक सवाल है, क्या कभी सोचा है कि क्या दुख से हमेशा के लिए पूरी तरह मुक्ति मिल सकती है? आज से हजारों साल पहले भारत में एक दर्शन उभरा, वैशेषिक, और इसने इसी गहरे सवाल का जवाब देने के लिए पूरी की पूरी दुनिया को, हर एक चीज, हर एक एहसास को कैटेगराइज करने की, उसे समझने की एक जबरदस्त कोशिश की। तो चलिए इस अनोखे वैचारिक सफर की शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं कि हमारा ये सफर कैसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे मुक्ति की खोज से, कि आखिर इस दर्शन का मकसद क्या था। फिर हम मिलेंगे इसके असाधारण संस्थापक कणाद से, जिन्हें कण भक्षक भी कहा जाता है। हम ये भी जानेंगे कि उन्होंने पूरी की पूरी सच्चाई को सिर्फ 6 श्रेणियों में कैसे बांट दिया। उनका वो हैरान कर देने वाला प्राचीन परमाणु सिद्धांत क्या था, और आखिर में हम ये समझेंगे कि उनके हिसाब से असली ज्ञान का रास्ता क्या था। तो सबसे पहले सबसे जरूरी बात, आखिर ये दर्शन बना ही क्यों? इसका मकसद सिर्फ दुनिया के बारे में जानना नहीं था या कोई बौद्धिक कसरत करना नहीं था। नहीं, ये कई भारतीय दर्शनों की तरह एक बहुत ही गहरी, बहुत ही मानवीय समस्या को सुलझाने के लिए बना था। और वो समस्या इस सवाल में छुपी है कि आखिर किसी भी दर्शन का, किसी भी फिलॉसफी का अंतिम लक्ष्य क्या होता है। ये सवाल हमें सिर्फ वैशेषिक ही नहीं, बल्कि कई विचारधाराओं की असली प्रेरणा तक ले जाता है। वैशेषिक दर्शन के लिए इसका जवाब एकदम साफ था, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। असली मकसद है दुख से आज़ादी, जिसे हम कहते हैं मोक्ष। उनका मानना था कि दुख हमारी अज्ञानता, यानी दुनिया को ठीक से न समझ पाने की वजह से होता है। अगर हम वास्तविकता को और खुद को ठीक वैसा ही समझ लें जैसी वो असल में है, तो हम अपनी झूठी इच्छाओं और लगाव से आज़ाद हो सकते हैं। मतलब सही ज्ञान ही मोक्ष तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है। तो फिर इस ज्ञान का रास्ता दिखाया किसने? चलिए मिलते हैं उस महान ऋषि से जिन्होंने इस पूरे सिस्टम की नींव रखी और उस ग्रंथ को बनाया जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। ये ग्रंथ है वैशेषिक सूत्र। सोचिए, ये एक ऐसी कोशिश थी जहां उपनिषदों के गहरे आध्यात्मिक सवालों को लेकर उन्हें एक तर्क, एक लॉजिक और एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क में जवाब देने की कोशिश की गई। ये विश्वास से तर्क की ओर एक बहुत बड़ा कदम था। और संस्थापक का नाम ही देखिए, कणाद। इसका एक मतलब हो सकता है कण खाने वाला। ये नाम सीधे सीधे उनके सबसे क्रांतिकारी विचार की तरफ इशारा करता है, परमाणु का सिद्धांत। एक ऐसा विचार जो अपने समय से सदियों बल्कि हजारों साल आगे था। तो कणाद ने दुनिया को समझने का यह ढांचा बनाया कैसे? उन्होंने, आप समझ लीजिए, पूरी रियलिटी का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया। एक ऐसा नक्शा जिसमें हर मौजूदा चीज के लिए, चाहे वो ठोस हो या एहसास, एक अपनी जगह थी। और इस नक्शे की बुनियाद है पदार्थ का कॉन्सेप्ट। ये उन सभी चीजों को क्लासिफाई करने की एक जबरदस्त कोशिश थी जिनका कोई भी इंसान अनुभव कर सकता है। चाहे वो हाथ में पकड़ा हुआ पत्थर हो, चाहे मन में उठी खुशी का एहसास हो, या फिर गुजरते हुए समय का अनुभव हो। कणाद ने पूरी वास्तविकता को इन 6 मुख्य श्रेणियों में बांट दिया। द्रव्य, यानी वो बुनियादी चीजें जो मौजूद हैं। गुण, यानी उनकी खासियतें, जैसे किसी फूल का रंग या स्वाद। कर्म, यानी कोई भी गति या क्रिया। सामान्य, वो है जो चीजों में कॉमन है, जैसे इंसान होना। विशेष, वो है जो हर चीज को दूसरी से अलग और यूनिक बनाता है। और समवाय, ये वो अदृश्य रिश्ता है जो किसी चीज को उसकी खासियत से जोड़ता है, जैसे फूल और उसकी खुशबू का रिश्ता। बाद के दार्शनिकों ने इसमें 7वीं श्रेणी, अभाव, यानी किसी चीज का न होना, भी जोड़ी। इनमें सबसे फंडामेंटल कैटेगरी है द्रव्य। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार ढंग से दिखाती है कि ये सोच कितनी व्यापक थी। इसमें सिर्फ पृथ्वी, जल, अग्नि जैसे फिजिकल एलिमेंट्स ही नहीं हैं, बल्कि समय, स्थान, आत्मा और यहाँ तक कि हमारा मन यानी मनस जैसी एब्स्ट्रैक्ट चीजें भी शामिल हैं। पहले 5 को भूत कहा जाता है क्योंकि उन्हें हम अपनी इंद्रियों से महसूस कर सकते। अच्छा, अब आते हैं उस बात पर जो वैशेषिक दर्शन को सच में बहुत खास बनाती है। वो ये कि इसने भौतिक दुनिया की बनावट को कैसे समझाया। और ये हमें उनके सबसे रेवोल्यूशनरी आइडिया तक ले आता है, जो अपने समय से बहुत बहुत आगे था। आज की मॉडर्न साइंस से हजारों साल पहले वैशेषिक दर्शन ने परमाणु की अवधारणा पेश की। उन्होंने कहा कि हर फिजिकल चीज एक आखिरी, अविभाज्य और अविनाशी कण से बनी है। ये वो कण है जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता, द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर। और ये स्लाइड बहुत ही खूबसूरती से उस प्रक्रिया को दिखाती है कि कैसे ये न दिखने वाले परमाणु मिलकर उस ठोस दुनिया को बनाते हैं जिसे हम देख और छू सकते हैं।
2 परमाणु मिलकर बनाते हैं द्वैनुक, फिर 3 द्वैनुक मिलकर बनाते हैं त्रिअणुक। और यही वो पहला लेवल है जहां पदार्थ हमें दिखाई देना शुरू होता है। आप इसे रियलिटी का पहला पिक्सल समझ सकते हैं। और ये सिद्धांत और भी गहरा है। उन्होंने 4 अलग-अलग तरह के परमाणुओं की कल्पना की। पृथ्वी और जल के परमाणु जिनमें मास यानी द्रव्यमान होता है, और अग्नि और वायु के परमाणु जिनमें मास नहीं होता। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आकाश, समय और आत्मा जैसी चीजों को वो परमाणुओं से बना नहीं मानते थे, क्योंकि ये चीजें शाश्वत हैं, हर जगह हैं और इन्हें बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। तो ठीक है, हमारे पास वास्तविकता का एक पूरा नक्शा है, लेकिन हम ये कैसे जानें कि इस नक्शे को पढ़कर जो ज्ञान हमें मिल रहा है वो सही भी है या नहीं? आखिर मोक्ष पाने के लिए सही ज्ञान ही तो सबसे जरूरी है, और ये हमें वैशेषिक दर्शन के आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर ले आता है। देखिए, किसी भी दर्शन को ये बताना ही पड़ता है कि हम सच को कैसे जानते हैं। हम कैसे श्योर हो सकते हैं कि जो हम जान रहे हैं वो सच है भी या नहीं। ज्ञान के इसी सिद्धांत को ज्ञान मीमांसा कहते हैं, और वैशेषिक का इस पर एक बहुत ही साफ और सख्त नजरिया था। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि वैशेषिक दर्शन बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंस पर आधारित था। वो ज्ञान के सिर्फ 2 ही पक्के रास्ते मानते थे। पहला, प्रत्यक्ष, यानी जो हम खुद अपनी आंखों से देखते सुनते हैं, डायरेक्ट परसेप्शन। और दूसरा, अनुमान, यानी जो हम तर्क और लॉजिक से निकालते हैं। उन्होंने अपनी सहयोगी विचारधारा न्याय दर्शन की तरह किसी की गवाही या तुलना को ज्ञान का पक्का स्रोत नहीं माना। उनके लिए सीधी सी बात थी, अगर आप उसे खुद अनुभव या साबित नहीं कर सकते तो वो पक्का ज्ञान नहीं है। और इस तरह हम वापस वहीं पहुंचते हैं जहां से शुरू किया था। वास्तविकता का ये पूरा सिस्टमैटिक एनालिसिस, ये वर्गीकरण, दुख से मुक्ति पाने का एक प्रैक्टिकल तरीका था। पदार्थों की असलियत को और उनके रिश्तों को सही सही समझकर इंसान दुनिया के प्रति अपने झूठे लगाव को दूर कर सकता था और मोक्ष पा सकता था। और ये सब हमें आखिर में एक बहुत बड़े और हैरान करने वाले सवाल पर छोड़ जाता है। जरा सोचिए, अगर हजारों साल पहले सिर्फ तर्क पर बने इस परमाणु सिद्धांत को दुनिया ने गंभीरता से लिया होता, उसे प्रयोगों से परखा होता, तो विज्ञान का इतिहास, हमारी दुनिया का इतिहास कितना अलग हो सकता था। ये हमें याद दिलाता है कि इस ब्रह्मांड को समझने की हमारी ये खोज कितनी पुरानी और कितनी सार्वभौमिक है। कलयुग में ज्ञान अब ग्रंथों तक सीमित नहीं है, आज वो स्क्रीन पर दिखाई देता है। परंतु प्रश्न यह है, क्या हम उसे समझ भी रहे हैं? यदि यह ज्ञान आपको सोचने पर मजबूर करे, तो लाइक करें, साझा करें और डीप क्वेस्ट को सब्सक्राइब करें।